34 में क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं 34 को। When event on which contract is contingent, इवेंट क्या है, जो कोलैटरल इवेंट है, ये कोलैटरल इवेंट है, ये क्या है, when the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time. The event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible. इसमें जो हेडिंग है उसको पढ़िएगा, when event on which contract is contingent to be deemed impossible. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट है, ये कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करेगा। When event on which contract is contingent to be deemed impossible, ये इम्पॉसिबल कब मान लिया जाएगा, ये इम्पॉसिबल कब हो जाएगा, ये बात कह रहा है जबकि वो घटना, इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ये जो कोलैटरल इवेंट है ना, ये किसी लिविंग पर्सन की कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन है। इसको अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्टिंजेंट है कोलैटरल इवेंट पे, ये कोलैटरल इवेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के जो कि जीवित है उसके भविष्य के आचरण पे, तो ये इम्पॉसिबल कब हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें बात समझाई गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट है किसी कोलैटरल इवेंट पे, और वो कोलैटरल इवेंट क्या है, वो किसी लिविंग पर्सन का फ्यूचर कंडक्ट है, तो ऐसा वो क्या कर देगा नालायक आदमी कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये समझाने की बात की गई है। अब इसको, ये इसकी हेडिंग है, इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिंजेंट is the way in which a person will act at unspecified time. वहां पे टाइम की कोई बात नहीं कही गई है, ये बंदे के लिए कोई टाइम रिस्ट्रेंट नहीं है, तो ये इस टाइम रिस्ट्रेंट नहीं है तो क्या, कौन सी ऐसी हरकत कर दे कि ये कोलैटरल इवेंट असंभव हो जाए, ना हो पाए, और ना हो पाए तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो चीज इसमें बताया गया है, person will at an unspecified time the event shall consider to become impossible. Impossible कब हो जाएगा, आगे देखिए, when such person does anything which renders it impossible. कुछ ऐसा कर दे, कुछ इसका एक्शन ऐसा हो जाए जो इसको इम्पॉसिबल बना दे। आगे वाली लाइन का अर्थ मैं आपको बताता हूं, जरा समझिए, शायद ना समझ में आए आपके। That he should to act within an definite time or otherwise, that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्दर कंटिजेंसी है, लास्ट वाली लाइन का मतलब थोड़ा आपके लिए समझना कठिन है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। अभी इम्पॉसिबल तो हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन फिर आगे कह रहा है कि कुछ ऐसी बातें हो जाएं, शब्द है आपका, और अदरवाइज देन अंडर फ्यूचर फर्दर कंटिजेंसीज। ये तो एक बार इन्होंने इम्पॉसिबल कर दिया, यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ये फर्दर कंटिजेंसी, कुछ ऐसी बातें आगे हो जाएं कि ये हो सकता है संभव हो जाए, हो
हो सकता है संभव हो जाए, लेकिन वर्तमान में जब इन्होंने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया है, मैं इसको वर्ड बाय वर्ड आपको नहीं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इसका वो रखे रहिए दिमाग में, नहीं तो उसमें उलझ जाएंगे। आप इसको कॉन्सेप्ट रखिएगा कि ये इम्पॉसिबिलिटी एक बार हो गई, ये इम्पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी में चेंज हो सकती है एक किसी निश्चित समय में, या किसी फर्दर कंटिजेंसी के ऑकर होने पे। फर्दर कंटिजेंसी क्या हो सकती है, अब इसका उदाहरण अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन पे ऐसे चलते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन को प्लीज आप उससे केस लॉ से मत जोड़ने की कोशिश करिएगा। जैसे है, देखिएगा, मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन कोलैटरल इवेंट। अब इसको समझिए, एक क्या कहता है, शायद इसमें, चूंकि मैं इसलिए ये अवॉइड कर रहा था ना इस इलस्ट्रेशन को, क्योंकि इसमें कुछ क्लैरिटी मुझे कम समझ में आ रही है। ए कहता है बी से कि मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। अभी मैंने कहा था ना 34 को ध्यान में रखिएगा, यदि तुम्हारी शादी सी से हो जाए। क्या है कॉन्ट्रैक्ट, जो ये है कॉन्टिजेंट है, ये मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्टिजेंट किस पे है, इस कोलैटरल इवेंट पे। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्टिजेंट है किस पे, ये जो कोलैटरल इवेंट है, समपार्श्विक घटना है, इस पे कि बी की शादी सी से हो जाए। अब देखिए, यहां तक तो बात समझ में आई। अब ये क्या है, कोलैटरल इवेंट क्या है, कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। अभी इनका मान लीजिए या इनका मान लीजिए, इनका कंडक्ट अब यहां देखा जाएगा। ये क्या करती हैं, इन्होंने डी से शादी कर ली, डी से शादी कर ली। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन पे डिपेंड कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज contingent on this collateral event, and this collateral event is related to conduct of a living person. सी ने डी से शादी कर ली, खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया ना, इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं हो सकती शादी। अब इसमें जो आगे वाली लाइन कहा है कि इम्पॉसिबल तो हो गया, लेकिन ये हो सकता है कि संभव हो। कब संभव हो सकता है, इनकी शादी फिर से इनसे हो जाए, ये निपट जाए, ये मर जाए, डी मर जाए, फिर से सी इस स्टेटस में आ जाएगी कि शादी कर सकती है, तो इन दोनों की शादी हो सकती है। लेकिन अभी असंभवता कब इसने कहा, असंभवता अब इसका आप कहेंगे कब वायड होगा, कब नहीं, आगे चलते हैं देखिएगा। ये वाला असंभव हुआ यहां पे, अगर सी की शादी डी से हो गई तो बी की शादी नहीं हो पाएगी, डी की शादी नहीं हो पाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। एक आगे वो कहते हैं कि हो सकता है कि फर्दर कुछ हो जाए कि ये मर जाए जिससे सी की शादी हुई और सी बी से फिर शादी कर सकने की स्थिति में आ जाए। होगी कि नहीं होगी, गॉड नोस। तो यहां पे ये चीजें असंभव हो जाएंगी, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो यहां तक इसको समझिएगा, जब इम्पॉसिबल हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। लेकिन इसका जो हम केस लॉ लेंगे थोड़ा सा इससे डिफर है, टोटली डिफर है। फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस है। इन्होंने कहा था कि मेरे पिता मर जाएंगे, मेरे बाप अगर मर गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इन्होंने कहा कि अगर बाप मेरे मर गए, ये प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट और ये प्लेंटिफ, वादी जो वाद लेके गया, प्लेंटिफ डिफेंडेंट। नाइट ने इनसे वादा किया था, रहा होगा, नाइट ने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा उसमें बाप मर जाए, लेकिन धोखा दे दिया इसने, इनको धोखा दिया। जब पिता जिंदा थे, जीवित थे, तभी इसने किसी ए नाम की लड़की से शादी कर लिया। देखिए, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, धारा से जोड़िएगा, धारा से जोड़िए, तब इम्पॉसिबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन कोलैटरल इवेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट है शादी का, ध्यान रखिएगा, उदाहरणों से आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट है शादी का, कॉन्टिजेंट क्या था, कोलैटरल इवेंट। कॉन्टिजेंट किस पे था, पिता के मरने पे, पिता के मरने पे। और ये क्या है, इस पे इनका फ्यूचर जो कंडक्ट है लिविंग पर्सन का, ये भी निर्भर कर रहा है। नाइट ने क्या किया, ए से शादी कर ली, कंडक्ट इनका क्या रहा, बदल गया। अब यहां क्या हुआ,
यहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फ्रॉस्ट यही मुकदमा लेके गई कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको तोड़ा है, अब इनको जो भी लायबिलिटी फिक्स करनी हो कोर्ट करे। तो इनको नाइट को संविदा भंग के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, तो फ्रॉस्ट के पक्ष में मुकदमा हुआ। 34 हो गया। इसका एक केस और होता है कि मान लीजिए हमने आपसे बहुत साधारण सा समझिएगा कि एक प्लॉट है, ये प्लॉट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि आपको बेच दूंगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेट तय हो गया, सब कुछ तय हो गया, सब कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, लीगली इन्फोर्सेबल भी है। अब क्या करता हूं, मैं बी को बेच देता हूं, सोल्ड टू बी, इधर कॉन्ट्रैक्ट है, बी को बेच दिया, तो क्या होगा? असंभव हो गया। तो असंभव हो गया इनके आचरण की वजह से, तो इन पर मुकदमा लाया जाएगा, इनको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल बनाया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 35। संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हों कब शून्य हो जाती हैं? When contracts become void which are contingent on happening of specified event within fixed time. When contract becomes void, यानी संविदाएं कब शून्य हो जाती हैं? Which are contingent on happening of a specified event within a fixed time. कोई कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कहा गया है which are contingent on happening of specified event within a fixed time. अगर ये कहा गया है कि जो कॉन्टिंजेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे है? कॉन्टिंजेंट है किस बात पे? एक इवेंट पे, कॉन्टिंजेंट अपॉन एन इवेंट, ठीक है। इस इवेंट की जो हैपनिंग है, इवेंट अनसर्टेन है, लेकिन इसकी जो हैपनिंग है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। इवेंट की हैपनिंग यानी घटित होना विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। एक स्पेसिफाइड टाइम में अगर कॉन्टिंजेंट जो कॉन्टिंजेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट अपॉन एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ ए इवेंट कहिए, अपॉन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट फॉर विच टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड, वो कब शून्य हो जाए? एक लाइन में मैंने बताया, फिर से 35 ए और बी को एक बार हम रिवाइज करते हैं और फिर 36 पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर 35 के जो पहला पार्ट है उसमें कहा गया कि अगर कोई कोलैटरल इवेंट है उस पे कॉन्टिंजेंट है, जो आपका मेन ट्रांजैक्शन है, तो यानी मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्टिंजेंट है उस इवेंट पे जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम में हो जाएगा, तो उसको कब इन्फोर्स कराया जा सकता है, कब वो वाइड हो जाएगा? तो अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में हो जाता है, जैसे उदाहरण इसका क्या है, पहला, ए प्रोमिसेस टू बी हाँ, ए अगर कहता है बी से कि अगर ये शिप है, ये अगर एक महीने या एक साल के भीतर, जो मान लीजिए सपोज दैट ब्रिटेन से बॉम्बे आ रही है, इन दोनों ने बॉम्बे में एक समझौता किया है कि अगर ये शिप, ये कहता है कि अगर ये शिप एक साल के भीतर आ जाती है तो आपको हम 1000 रुपए देंगे या कोई कार्य करेंगे, या रुपए ज्यादा आसान पड़ता है बताने में, 1000 रुपए आपको देंगे। अब ये इन्फोर्स कब कराया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा,
अगर ये शिप एक साल के भीतर, आज 2000 जून का, अगर 2021 चल रहा है, अगर ये 2022 जून में आ जाए तो बी कहेगा ना कि पैसा दे दो, इन्फोर्स हो जाएगा। और अगर ये शिप, अब इसमें कहा गया है वाइड कब होगा, तो पहली बात तो इन्फोर्सिबिलिटी देख लीजिए। इन्फोर्सिबिलिटी अगर ये एक साल के भीतर वापस आ जाता है तो इसको पैसा देना पड़ेगा, इन्फोर्स कराया जा सकेगा। अगर ये शिप कहीं डूब जाता है तो क्या होगा, वापस एक साल के भीतर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, ये वॉइड हो जाएगा। (35) का ए यही कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्टिंजेंट है किसी कोलैटरल इवेंट के, जिसको एक स्पेसिफाइड टाइम में होना है, अगर वो उस टाइम में हो जाता है तो इन्फोर्स कराया जा सकेगा, अगर उसका होना इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो वॉइड हो जाएगा। उसका उदाहरण ये है, ठीक है। अब 35 का 2 में क्या है, अगर कोई घटना है जो कि स्पेसिफाइड टाइम में यहां पे हैपनिंग है, यहां पे नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, अगर वो फिक्स टाइम में घटित नहीं हो रही है तो क्या होगा, ये उदाहरण है 35 सेकेंड पार्ट। आप देखिए इसका उदाहरण जैसे उठाइए, A promises to pay B a sum of money if certain ship does not return within a year। ठीक, यही जो उदाहरण है, यहां तो था कि एक साल में वापस आ जाए, यहां पे क्या होता है कि ए बी से कहता है, या कॉन्ट्रैक्ट जो है कहता है कि ये शिप जो है ये एक साल के भीतर वापस न आए, तो ये जो ये ट्रांजैक्शन है कोलैटरल ट्रांजैक्शन, वापस न आना, वापस न आना ये कॉन्ट्रैक्ट इस पे कॉन्टिंजेंट है। शब्दों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये समाश्रित है इस सांपार्श्विक, जिसको बोलते हैं सांपार्श्विक संविदा, सांपार्श्विक समव्यवहार कह सकते हैं। इस सांपार्श्विक समव्यवहार पे ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट है। इस चीज को दिमाग में समझ लीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है। अगर ये शिप वापस ना आए तो बी के पास, इसको चूंकि इन्फोर्समेंट की शुरू से बात हो रही, तो बी के पास कब राइट होगा कि इसको इन्फोर्स करा ले, बी के पास कब राइट होगा, स्पेसिफाइड टाइम में, नॉट हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम, नेगेटिव सेंस में, चूंकि लॉ को ऐसा बनाया जाता है कहीं से कोई लूप होल ना बचे, फिर भी बच जाता है। वहां पे स्पेसिफिक मतलब 35 के फर्स्ट में कहा गया स्पेसिफाइड टाइम में अगर हो जा रहा है तो कब वो वाइड होगा, कब इन्फोर्स कराया जाएगा। अगर कोई घटना फिक्स टाइम में नहीं होने की कंटिजेंसी है, एक साल के अंदर नहीं आया तब आपको देंगे, एक साल के अंदर आ गया तो इन्फोर्स नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक साल के भीतर शिप आ जाती है तो इन्फोर्समेंट नहीं करा पाएंगे। अब इन्फोर्स कब करा पाएंगे, दो बातें हो सकती हैं, एक साल में वापस ना आए, इफ इट डजंट रिटर्न, इट डजंट कम बैक, वापस ना आए, एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इसका वापस आना इम्पॉसिबल हो जाए, इसका आना असंभव हो जाए। तो बी इन दो कंडीशंस में इनसे कहेगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, इन्फोर्स करो। एक साल में ये वापस नहीं आई, कहेगा पैसा या जो कुछ करना है करो। पता लगता है ये शिप डूब गई, ठीक है, अब तो बिल्कुल नहीं आएगी, अब तो एक साल का 10 साल जीवन भर नहीं आएगी, चलो पैसा दो, ये इसका कहना है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड टाइम में अगर कोई घटना नहीं घटती है, ये कंटिजेंसी है, घटना का एक स्पेसिफाइड टाइम में घटित न होना, इट इज अ कंटिजेंसी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये स्थिति होगी। ये कहा गया है 35 के 2 में। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, ये स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम, एक साल में ये वापस नहीं आती है, ठीक है, मे बी इन्फोर्स बाय लॉ,
व्हेन टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, ये तभी इन्फोर्स कराई जाएगी जबकि ये टाइम बीत जाए। देखिए दो कंडीशन। और दूसरा क्या बता रहा है, एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, उस टाइम में नहीं हुआ, या बिफोर द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, ये टाइम एक साल के भीतर भी करा सकता है, एक साल के भीतर भी कर सकता है। ठीक है, एक साल के भीतर 10वें महीने में ही तुम चलो इसको इन्फोर्स करो। किन स्थिति में कि इसका होना ही असंभव हो जाए, ये शिप डूब गई तो कभी नहीं आएगी, तो साल भर क्या वेट करोगे, चलो 10वें महीने में ही तुम इसको इन्फोर्स करा दो, ये कह रहा है। बिफोर द टाइम फिक्स हैज एक्सपायर्ड इफ इट बिकम्स सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन। ये सर्टेन हो गया ना, जहाज डूब गई तो साल भर के पहले डिसाइड हो गया कि अब जहाज को वापस नहीं आना है, तो चलो इस केस में भी इन्फोर्स इसको कराया जा सकता है। यही था 35। ठीक, समझ में आ गया। अब इसमें डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। नो प्रॉब्लम। 35A है। हाँ क्या बोलो सर, जैसे इसमें आपने एग्जांपल में बताया है कि शिप अगर एक साल के अंदर क्या बोलते हैं नहीं आती है ना, हाँ, तो मतलब इन्फोर्स कर सकते हैं। हाँ, तो सर ऐसे एक साल का टाइम मतलब बीत गया और शिप नहीं आई तो इन्फोर्स कर सकते हैं, बट हो सकता है ना कि वो आगे आ जाए 1.5 साल। नहीं, तो यहाँ पे क्या कहा गया, एक साल के भीतर ये जो कॉन्टिजेंसी है वो ये है कि विद इन ईयर इसको वापस नहीं आना है। यस सर। विद इन ईयर अगर बीत गया इन्फोर्स करा लेगा, फिर वो एक साल एक दिन बाद आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पूछ रहा था, टाइम फिक्स है इसलिए उस टाइम फिक्स में अगर चीजें नहीं होती है तो एक दिन भी अगर आगे होता है तो ही इज एलिजिबल टू गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स्ड इन हिज फेवर। ठीक है, अब यहां पे समझ में आ गया होगा। 36 चलते हैं। 36 बहुत आसान है, आपके 56 से मिलता जुलता कुछ है क्या शायद। सेक्शन 36 बहुत आसान सा है। एग्रीमेंट्स कॉन्टिंजेंट ऑन इस इम्पॉसिबल इवेंट। कॉन्टिंजेंसी जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट की है। जो कॉन्टिंजेंसी है और कोलैटरल जो इवेंट है, वो कोलैटरल इवेंट जो है दैट इज इम्पॉसिबल इन नेचर। कॉन्टिंजेंसी उस कोलैटरल की है, इवेंट की। तो क्या कह रहा है, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस और वाइड। 56 में है चीजें, ये होगा असंभव कार्य करना है ना, तो असंभवता से संबंधित है। जो असंभव है तो उसको क्या नहीं करार कर रहे हो, शून्य होगा। Whether the impossibility of the event is known or non-known to the parties to the agreement at the time of, हम दोनों पक्षकार A और B जान रहे हैं कि हम जो करार कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट वी आर मेकिंग एग्रीमेंट दैट इज इम्पॉसिबल इन नेचर, जान रहे हैं, दे आर नोइंग इट, तो भी वाई दे आर नॉट नोइंग इट तो भी। ठीक है, उदाहरण के लिए ए कहता है बी से 1000 रुपए दूंगा, जबकि 2 पैरेलल लाइंस जहां तुम मिला दोगे। इम्पॉसिबल न वाइड होगा। A agrees to pay B ₹1000 if 2 straight lines should enclose a space. The agreement is void. ये कह लो कि ठीक है, ये कहीं मिलेगी, या ये कह लो कि ये किसी स्पेस को चारों तरफ से घेर लेगी। तो घेर तो नहीं सकती ना, इधर जाएगी, बीच वाला तो यहां पड़ा रहेगा। इसको घेरने का तो काम ये पैरेलल लाइंस नहीं कर सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। दूसरा, A agrees to pay B ₹1000 if B will marry A's daughter. अब देखिए, A कहता है B से कि मैं तुम्हें 1000 दूंगा जब तुम मेरी बिटिया से शादी कर लोगे। ठीक है, ये इन लोगों को नोन है कि नहीं मिलेगा, फिर भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, खत्म। A कहता है B से 1000 ले लो और मेरी C बिटिया है उससे शादी कर लो, मैरी हर। जिस समय ये शादी करने की बात हो रही है
उस समय ये बेचारी परलोक गमन कर गई है, डेड। असंभव है ना, जो है ही नहीं आदमी उससे शादी कैसे करवाओगे, भूत से थोड़ी करना है। तो ये है 36। हाँ, कंटिजेंसी अगर इम्पॉसिबल इवेंट पे है तो वो 0 होगा। मुझे लगता है कि यहां पे कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है।